Hello students, welcome here. This is our class 12th physics and we are continuing with our chapter that is nuclei and part 2 is this. In part 1 we are discussing some concepts about the nucleus. तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में बच्चे. तो सेकंड हमारा कंसेप्ट है न्यूक्लियर साइज कि आप न्यूक्लियस साइज के बारे में क्या जानते हैं, किस तरीके से उसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली जो मेजर किया गया है वो ये बताता है कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस की, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर. ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर. ये एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया है. सो if I am saying, suppose this is a nucleus and this is the radius of the nucleus and m is the mass of the nucleus. तो एटॉमिक मास को बिकॉज हम यहाँ पे m से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम मास नंबर को a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको a बोलेंगे. दिस इज द मास नंबर और यू कैन से मास ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, ठीक है बेटा. सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पेयर है तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, क्योंकि एक वॉल्यूम है तो 4/3 पाई आर क्यूब ये इसकी वॉल्यूम हो जाएगी. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. क्या हो जाएगा ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए. और यहां से आप देखिए सारी टर्म्स कांस्टेंट हैं, और अगर सारी टर्म कांस्टेंट हैं तो वी कैन से फ्रॉम हियर आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और यू कैन से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3. ये बात क्लियर है. ये मैंने कैसे किया, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया है. ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, कांस्टेंट आर नोट. सपोज दिस इज द कांस्टेंट ए की पावर 1/3. क्योंकि जब रेडियस का पता चलेगा किसी भी न्यूक्लियस के, जब रेडियस का पता चलेगा तभी तो आप पता लगा पाओगे कि उसका साइज कितना है, बड़ा या छोटा. इसीलिए हम इसमें रेडियस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो आर नोट यहाँ पे क्या है, इंपेरिकल कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या है, इंपेरिकल. So this is empirical constant and its value is 1.2 into 10 की पावर -15. ठीक है. सो जो न्यूक्लियस का साइज होता है बेटा, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट साइज एटम्स, क्योंकि एटम्स का साइज अलग होता है. अब सपोज करें अगर मैं गोल्ड है, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बड़ा होगा बिकॉज उसका एटॉमिक मास नंबर भी ज्यादा है और उसका ये भी ज्यादा है. ठीक है, ओके बेटा. तो इस तरीके से हम इसका न्यूक्लियस का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. ओके, तो देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी. क्योंकि एक स्पेयर है तो इसकी मास भी है, उसका वॉल्यूम भी है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इसकी डेंसिटी भी होगी. ठीक है, तो ये ऑलरेडी नो. अगर हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं एक न्यूक्लियस की तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, सो हम कि क्योंकि एवरेज है न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आर उसकी रेडियस है. ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है. ठीक है, इसकी वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, ये वॉल्यूम होती है किसी भी स्फीयर की. ठीक है, इतना क्लियर है. चलिए अब देखिए, बिकॉज आपको पता है जो आर है वो किसके इक्वल है, आर नोट ए की पावर 1/3. तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर नोट ए की पावर 1/3. ठीक है, आर की वैल्यू पुट करिए और इसका क्यूब हो जाएगा. ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हमारे पास सोल्व होके क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी 4/3 पाई. ठीक है, आर नोट क्यूब और ये ए. तो दिस इज द वॉल्यूम. ठीक है, आपके पास इस तरीके से, ठीक है, आपके पास इस तरीके से वॉल्यूम आ गई. ठीक है, और मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का मास क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा उसका मास नंबर. ठीक है, क्या हो जाएगा इसका मास, क्या हो जाएगा mn, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू में इसका एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, अब जो हमने दो वैल्यूज निकाली हैं इनको हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा
दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो पुट दीज वैल्यूज, देन रो एंड हमारा डेंसिटी कितना हो जाएगा MA, ठीक है, 4/3 पाई R0³ A, ठीक है। ए से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3m 4π R0³, ठीक है। तो यहां से देखिए m और r तो आपके क्या है, कांस्टेंट है, 3/4 भी कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि सारी टर्म्स कांस्टेंट है, ठीक है। सो जो डेंसिटी है किसी भी न्यूक्लियर मैटर की वो सभी एलिमेंट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। सो डेंसिटी इज सेम फॉर, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए डेंसिटी इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पेपर में क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, ओके। अगर ये सेम है तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3m मास 1.6, न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27, 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2, ओके, इंटू 10⁻⁻15 और इसका क्यूब। सोल्व करने के बाद वी आर गेटिंग 2.29 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेंसिटी, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डेंसिटी, ओके। सो दिस इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। तो आप ये बोल सकते हैं जैसे कि जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, पानी की डेंसिटी 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो न्यूक्लियस काफी डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस की डेंसिटी रहेगी, सो क्योंकि ज्यादा डेंसिटी की आई है 10⁻17 में आया है, सो न्यूक्लियस इज डेंसली पैक्ड, ठीक है, ज्यादा गहरा, ज्यादा मतलब डेंसली पैक्ड होता है, क्लियर, ओके। और साइज न्यूक्लियस का डिफरेंट रहेगा, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो हैवी न्यूक्लियस होंगे उनका साइज बड़ा होगा और लाइटर न्यूक्लियस का साइज छोटा रहेगा, बट डेंसिटी सभी की क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, ओके। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक डेंसिटी। ध्यान रखिए बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी यानी कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक डेंसिटी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, आप ऑब्टेन करना आपका रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। आपको दो एलिमेंट गिवन है, एक तो आपको दे रखा है आयरन, 26 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 56 इसका मास नंबर होता है। एक आपको दे रखा है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर है और 238 क्या है बेटा इसका मास नंबर है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि इनका न्यूक्लियस इसका क्या दे रखा बच्चे, इसका है ना, आपको ऑब्टेन करना है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देती हूँ, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है। पहले आप रेडियस निकालिए, रेडियस का रेशियो फाइंड आउट कीजिए, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी। चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। सो यू नो वेरी वेल, अभी हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पे ध्यान से कि जो आर है, ठीक है, जो आपका आर है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3, तो बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट रहेंगी। तो आर और ए, तो हम आर निकाल सकते हैं अगर हमें ए पता हो। ए क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, तो वो तो हमें दिखाई दे रहा है अलग से, देखिए ये रहा, ये इसका एटॉमिक मास नंबर है और ये इसका एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2, ठीक है, A1/A2 यानी कि ए आप ये भी लिख सकते हो आयरन का और ये इसका यूरेनियम का, और इसकी पावर 1/3, तो 56/238 की पावर 1/3,
3। ठीक है, जब इसको इससे हम सोल्व करेंगे देन वी आर गेटिंग 0.235 की पावर 1/3। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करते हैं देन यू आर गेटिंग 0.617। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू एटम्स। ठीक है, अब डेंसिटी यू नो डेंसिटी सेम, डेंसिटी का रेशियो आप निकालोगे तो डेंसिटी सेम। ठीक है, तो ρ1/ρ2। ठीक है, डेंसिटी इसकी भी क्या हो जाएगी 2.29 इंटू 10 की पावर 17, इसकी भी क्या हो जाएगी 2.29 इंटू 10 की पावर 17। तो ये सेम होगी, तो डेंसिटी का रेशियो हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है बेटा, सबको बच्चों को समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आइसोटॉप्स के बारे में। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आइसोटॉप्स नाम तो आप लोगों ने सुना भी होगा, आइसोबार, आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स। ठीक है, सो ओके, तो बेटा आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स में देखिए मैं आपको पहचान भी बता दूंगी जिसमें आप टी को थोड़ा सा करें। सो आइसोटॉप्स क्या है बेटा? ठीक है, सो आइसोटॉप्स में क्या होता है बेटा? आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कैसे करेंगे? विच इज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? आइसोटॉप्स आर दोज एलिमेंट्स। ठीक है, आइसोटॉप एंड आप साथ साथ लिख लीजिए, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट, और यू कैन से डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1H1, 1H2 और 1H3। तो 3 हमारे आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, इसी तरीके से हीलियम के भी आइसोटॉप्स होते हैं 3। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 2He3, 2He4। ठीक है, हीलियम की भी अगर हम बात करें तो 2He3, 2He4 और 2He5। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा 3, 4, सॉरी बेटा ये 6 होता है। ठीक है, ये इसके 3 आइसोटॉप्स मिले हैं। तो कार्बन के भी काफी आइसोटॉप्स होते हैं, तो जैसे C6, 6C10, 6C11, 6C12, 6C13 एंड 6C14। ठीक है, तो आइसोटॉप्स को आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब है कि दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जो इनका एटॉमिक वेट होगा यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर सेम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे बट जो न्यूट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे डिफरेंट, क्योंकि ये डिफरेंट होगा तभी तो मास डिफरेंट होगा, है ना। ओके, सो आपको इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए बेटा आइसोबार, देखो आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, जैसे आइसोटॉप्स, तो आइसोटॉप्स में टी वर्ड दिखाई दे आपको, साथ साथ याद भी हो जाएगा। आइसोटॉप्स टी यानी कि एटॉमिक में भी टी आता है, तो आइसोटॉप्स में कौन सेम रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। कौन सेम रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम। अब आइसोबार, तो बार में भी सेम रहेगा बट इसका ऑपोजिट, इसमें क्या रहेगा? मास नंबर सेम रहेगा। ठीक है, मास नंबर क्या रहेगा? सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, अब इसको इससे अपोजिट करना है, इसमें क्या रहेगा? मास नंबर सेम रहेगा बट उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। ठीक है, तो आइसोबार कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज सेम। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, तीनों चीजें डिफरेंट होंगी, बट जो न्यूक्लियॉन्स है यानी कि जो मास है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास हमेशा क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। ठीक है, सो इसका कुछ एग्जांपल में जैसे 11 सोडियम का मैं दे देती हूँ आपको। जैसे आप बात देखिए 11, 22। ओके, और न्यून का 10, न्यून 22। देखिए मास नंबर दोनों का सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। तो इस तरीके से आप आइसोबार, जैसे कि कैल्शियम का है 20 C840
और 18 आर्गन 40, ये भी एक आइसोबार है। तो आप आइसोबार को कैसे पहचानेंगे बेटा, आप ऊपर वाला नंबर चेक कीजिएगा। देखो इसमें देखिए ऊपर वाला नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर सेम है। इसमें देखिए मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर्स को। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चे कि नीचे एटॉमिक नंबर आता है, ऊपर मास नंबर आता है। चलिए आइसोटोन की बात करते। देखिए इसमें एन वर्ड दिखाई दे रहा हुआ आइसोटोन में, एन, ठीक है। तो आइसोटोन का मतलब होता है, आइसोटोन एक तरीके का न्यूक्लियाइड है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए आइसो का मतलब सेम, तो इसमें क्या सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको ऐसी ट्रिक बता दी, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है बेटा। आइसोटोप्स में टी वर्ड दिखाई दिया तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार में इसका ऑपोजिट कर दो, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। टोन में देखो एन दिखाई दे रहा है तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। सो यू कैन से ए, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, ए माइनस जेड, यानी कि ये क्या रहेगा आपका सेम। ए इज द मास नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको भी एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये देखिए 17Cl37, ठीक है, के 1939। अब देखिए सेम है, कैसे पहचानेंगे कि सेम है या नहीं। 37 में से 17 माइनस कीजिए आप, और 39 में से 19 माइनस कीजिए, तो कितना बचेगा, 9 में से 9 के 0, 20, और इसमें भी कितना बचेगा 20। तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके क्या आए हैं, सेम आए हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां पे सेम होंगे बेटा, वो क्या होंगे आपके आइसोटोन्स, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन। देखिए बेटा मास एनर्जी रिलेशन में हमें क्या करा था, आइंस्टाइन ने ये रिलेशनशिप बताया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द मास एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। इस रिलेशनशिप में क्या बताया था, अगर इसका मतलब यही है कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मास एक पार्टिकल मेजर्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो हम रेस्ट मास बोल देंगे, ठीक है। तो ये इसने इस कंसेप्ट में यही बताया था कि हम इज द अफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा है तो अफेक्टिव मास बोलेंगे, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो इसको रेस्ट मास बोलेंगे। तो मास अफेक्टिव मास भी हो सकता है और रेस्ट मास भी। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो अफेक्टिव मास बोलेंगे, अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो उसको रेस्ट मास बोलेंगे, ठीक है बेटा। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्लियर। तो यहां से हमने बेसिकली यही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी क्या कहता है कि सम ऑफ द मास एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सम होगा मास एनर्जी का, ठीक है, वो भी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास एंड मास इनटू एनर्जी। तो इसी कंसेप्ट का हम आगे जाके न्यूक्लियस में यूज करने वाले हैं। सो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, पहले इसके कंसेप्ट को समझिए बच्चे। देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है हमारा वो एक स्टेबल है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर कौन रहता है, इसके अंदर रहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, सारे स्टेबल हैं। तो आप ये बताइए, अगर मान लीजिए आपको यहां से किसी भी एटम को, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालना, तो आपको पता है दे आर बाउंडेड विद ईच अदर। ये सारे ऐसे मिक्स हो गए, इकट्ठे होके बैठे हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे से बंधे हुए बैठे हैं, ठीक। तो अगर आपको इनमें से किसी को बाहर निकालना है तो कम से कम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी एनर्जी से एक दूसरे के साथ ये बंधे हुए हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी मान लीजिए एक दूसरे के साथ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बंधे हुए हैं, सपोज कीजिए, ठीक है। तो हमें अगर इसको इसमें से तोड़ना है तो हमें 10 से ज्यादा देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब जाके प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, वो एनर्जी जो इनको बांध के रखती है, ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा इनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, तो आप जितना इस पे काम करते जाओगे, अब मान लीजिए मैंने को इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर मैं देखूंगी कि जैसे ही मैंने 11 दिया बाहर निकल आया, इसका मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी रही होगी, 10 रही होगी, क्योंकि उससे ज्यादा देते ही आ गया ये। तो द एनर्जी विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, के कारण न्यूक्लियस एक दूसरे से बंधे रहते हैं
जितना आप इन न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए काम करें, वही काम किसके इक्वल होगा, आपका बाइंडिंग एनर्जी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो उनको बाहर निकाल पाए, और उनको इतना दूर लेके जाना है कि दे नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो चलिए अब बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन हम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आइंस्टाइन रिलेशनशिप का यूज करेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियस का मास होता है ना, मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज, ठीक है, जो न्यूक्लियस का मास होता है बेटा वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिकली ये बात थोड़ी सी मतलब ऐसे ही सिर्फ समझने वाली बात है कि अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ दें और इनको अलग अलग कर दें, तो इनका जो सपोज इसका मास आ गया 20, ठीक है, तो इसका मास हो सकता है कि 21 हो जाए। तो ये 1 जो है ना, ये 1, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, यानी कि इनके मास में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि जब आप इकट्ठा चीजों को माप रहे हो तो 20 आ रहा है, लेकिन जब अलग से तोड़ रहे हो तो इन दोनों का अलग से 21 आ रहा है। ठीक है, तो वो जो गैप है, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ये क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। तो जब इनको तोड़ेंगे तो इस मास डिफेक्ट का इफेक्ट पड़े, तो यही मास डिफेक्ट हमारा किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज होगा। क्योंकि आपको पता है एनर्जी के अकॉर्डिंग अभी रिलेशन पढ़ा था, E इक्वल टू एम। तो जो ये मास डिफेक्ट है यही किस में चेंज होगा, एनर्जी। और इसी को हम न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन जो कंसेप्ट लगाते हैं ना बेटा, उसके पीछे हमारा बेसिकली यही कंसेप्ट चलता है। ठीक है, यही मास डिफेक्ट है जो एक बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। चलिए फिर एक्सप्रेशन करते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, एक्स एलिमेंट, ठीक है, और उस एलिमेंट का ए क्या है बेटा, मास नंबर है। ए इज द मास नंबर, ए इसका मास नंबर है। ठीक है, मास नंबर का मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। देखो पी का मतलब प्रोटॉन है, एन का मतलब न्यूट्रॉन है। ठीक है, ओके। अब हम जेड, जेड क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब सेम रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो लेट, हमने माना लेट एमपी, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूं, पी से। एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एन, न्यूट्रॉन का मतलब एन बोल रहे हैं। और एक हम लेंगे एम एन, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, जो भी हमने एलिमेंट लिया। तो आपको पता है यहाँ पे मास डिफेक्ट तो होगा, तो मास डिफेक्ट को हमने डेल एम से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। ये क्या है, मास डिफेक्ट। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि मास डिफेक्ट क्या होगा। ठीक है, मास डिफेक्ट क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो मास है न्यूक्लियस का वो लेस देन होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, ये हमने भी पढ़ा था ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को लेके हुए चलेंगे। तो यहां से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा बेटा। और मास डिफेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डेल एम। तो डेल एम जो हमारा मास डिफेक्ट है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू डेल एम। चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो आपको पता है टोटल, ठीक है, टोटल जो मास होगा तो जेड एम पी, यानी कि प्रोटॉन का मास इंटू में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड से निकालेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रॉन को। और इनटू में न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, टोटल हो गया ये। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एम ऑफ एन, यानी कि न्यूक्लियस का मास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आइंस्टाइन रिलेशन को यूज करते हैं। आइंस्टाइन रिलेशन क्या कहता है, आइंस्टाइन रिलेशन कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी, आइंस्टाइन यूजिंग आइंस्टाइन रिलेशनशिप, जब आप आइंस्टाइन रिलेशन को यूज करेंगे तो ये क्या कहता है, जो बाइंडिंग एनर्जी होगी दिस इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। इस मास डिफेक्ट के तो यहाँ पे हम इस डेल एम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज जेड एम पी प्लस ए एम एन माइनस जेड एम एन। ठीक है, माइनस में एम एन। ठीक है, ये आ जाएगा।
ओके, अब हम क्या करेंगे, जेड वाले कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए बेटा, क्योंकि हमने इसको अलग अलग तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया ना, तोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, हाँ जी बेटा, सो ये देखिए इस तरीके से आ गई। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में सम बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए हमने कोई एलिमेंट मानना है जिसका जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, ठीक है, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको अगर मान लीजिए हम इसको लिखेंगे तो एम और वो एलिमेंट, ठीक है, जो भी हमने लिया है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबका, और माइनस में बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इतनी स्मॉल है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इन इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट एम एन जेड एक्स ए प्लस में जेड एम ई, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का जो मास होगा वो प्रोटॉन प्लस सम उसमें इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा, क्योंकि पूरे एटम की जब मास की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसिडर होता है, ठीक है। तो चलिए हम मेन अपनी इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है, हम क्या करेंगे बेटा, उसमें जेड एम ई ही ऐड करेंगे और जेड एम ई ही हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि मास नंबर हम इलेक्ट्रॉन का। तो इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, जेड एम पी प्लस ए एम एन माइनस जेड एम एन माइनस एम एन, ये न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टर्म ऐड करेंगे जेड एम ई, और वही टर्म हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये हमने क्यों किया आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, वही टर्म इसमें ऐड कर दिया और वही टर्म हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके पीछे रीजन देखिए आप क्या होता है, देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, जेड एम पी इस टर्म को देखिए, और जेड एम पी, और आप देखिए जेड एम प्रोटॉन है, और देखिए ध्यान से एक और टर्म आपकी मैच हो रही है, जेड एम ई, ठीक है। ये देखिए इनमें जेड कॉमन है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, जेड कॉमन लेके एम पी प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं भी एमपी बोल रही हूँ, ये बेटा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस में देखिए बेटा हम क्या करेंगे बेटा, एम एन वाले टर्म हम अपनी सेम लिखेंगे, ये वाली ए माइनस जेड एम एन, ये हमारी सेम टर्म रहेगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। माइनस में अब हम क्या करेंगे बेटा, माइनस, ओके। अब देखिए, अब ध्यान से, अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो यहाँ पे हमारी टर्म आई है, ठीक है, और इसको एज इट इज लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस एम एन न्यूक्लियस का मास बाहर ले लेंगे, प्लस में हमारे पास हो जाएगा जेड एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनटू में आ जाएगा सी स्केयर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है तो एम सी स्केयर होगा। यहाँ पे भी हम ये सी स्केयर लगाना भूल गए थे, क्योंकि डेल एम की वैल्यू रखी थी और सी स्केयर नहीं लगाया था, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, ठीक है, ओके, समझ में आया आपको इतना, ठीक है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब जो हमने ये किया था ऊपर, अब उसी का हम यूज करने वाले, देखिए एम पी प्लस एम, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जेड एम एच, ठीक है, प्लस में ये सेम रहेगा ए माइनस जेड एम एन, और ध्यान से देखिए ये मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम, वो जो एलिमेंट आपके पास है जेड एक्स ए, ठीक है, और इनटू में आपका आ जाएगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल दी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम ऑल्सो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो होप स्टूडेंट दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।